Good morning, student. Today I am Pankaj Tiwari and today I am going to teach class 10th subject Geography chapter 4 part 3rd. In this chapter 4th, it means agriculture. In agriculture, I am going to teach you about pulses, oilseed, beverage crop, fiber crop. All these I am going to explain now. मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पल्सेस जो हैं एक तरीके से ये रबी और खरीफ दोनों फसलों में लिए जाते हैं। रबी की फसल में भी इसको इंक्लूड किया जाता है और खरीफ की फसल में, और रबी की फसल में खरीफ की फसल में इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह ये जो है इसे लेग्यूमिनस क्रॉप भी कहते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप है दलहनी फसल। तो दलहनी फसल का मुख्य रूप से देखें तो यूटिलाइजेशन जो है एक कहते हैं क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल के लिए जो है पल्सेस का यूज भी किया जाता है। क्रॉप साइकिल के लिए क्या होता है? क्रॉप साइकिल का मतलब ये है कि किसी भी ग्रेन को बोने के बाद अगर लेग्यूमिनस क्रॉप को बोया जाता है तो उस सॉइल की फर्टिलिटी रिन्यू हो जाती है। फर्टिलिटी रिन्यू होने का मेन रीज़न ये है कि उसमें उसका जो है नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन का जो है एक कैपेसिटी होती है। जो पल्सेस होते हैं या जो लेग्यूमिनस क्रॉप होता है उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। तो ये जो राइजोबियम है वो जो अपने क्लाइमेट में या अपने जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है उसको डायरेक्टली जो है वो ले जाकर के उनकी जड़ों के द्वारा जो है स्थिरीकरण कर दिया जाता है और वो जो है डायरेक्टली चला जाता है नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में, और इस तरह जो है फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। और लेग्यूमिनस क्रॉप में अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि की फसलें बोई जाती हैं और ये मुख्य रूप से यूपी, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका के क्षेत्र में इनको बोया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑयल सीड्स की। तो ऑयल सीड में जो है सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड जैसे जो है फसल बोए जाते हैं ऑयल के लिए। ऑयल के लिए बोए जाते हैं, इसीलिए इनको ऑयल सीड कहते हैं क्योंकि इनसे जो है ऑयल निकाला जाता है। तो ये इस तरह देखें तो जो टोटल नेट सोन एरिया है, टोटल नेट सोन एरिया का 12% जो है एरिया वो ऑयल सीड बोए जाते हैं। ऑयल सीड बोए जाते हैं और ये मुख्य रूप से यूपी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें ऑयल सीड बोए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेवरेज क्रॉप और फाइबर क्रॉप। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बेवरेज क्रॉप, फाइबर क्रॉप में ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनेशन के वे में देखें तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टी, कॉफ़ी, कॉटन और जूट। बेवरेज क्रॉप ऐसे फसल को कहा जाता है जो पीने के लिए, बेवरेज मतलब प्याऊ होता है, तो हिंदी मीनिंग इसका हम देखें तो इसको कहते हैं प्याऊ फसल। कहने का मतलब ऐसा फसल जो हम अपने पीने के लिए बोते हैं। तो ये जो है टी और कॉफ़ी है। तो टी देखें तो भारत में टी का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश ने किया था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ भारत आए तब यहाँ आकर के उन्होंने भारतीयों को जो है टी दिया, चाय दिया और चाय जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। वही चाय पीते थे और उन्हीं ने भारतीयों को भी चाय पिलाना सिखाया और वो जो है यहाँ जो है चाय बोने लगे, टी का जो है प्रोडक्शन करने लगे। और ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ये जो है एक ट्रॉपिकल न ही केवल ट्रॉपिकल बल्कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल रीजन में भी बोया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी बोया जाता है, लेकिन इसके लिए क्या है, रिच ह्यूमस चाहिए। इसके साल में रिच ह्यूमस होना चाहिए, ह्यूमस की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलिटी अच्छा होना चाहिए, एक फर्टाइल साल चाहिए इसको प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट जो है मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि क्या होता है इनके फसल में एक तरीके से प्लांटेशन किया जाता है, प्लांटेशन फार्मिंग में भी इसको लाते हैं। तो उनका जो है प्लांटेशन किया जाता है, प्लांटेशन के बाद उनके पत्तियों को जो है प्लग किया जाता है, कलेक्ट करके फिर जो है किण्वन करके उससे जो है चाय बनाते हैं। तो वो जो है जो पत्तियां हैं वो सड़े ना, फ्रेश रहें, जितना फ्रेश
उनकी पत्तियां होंगी उतना ही अच्छा चाय बनेगा। इसलिए मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए और ये टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करके इसके लीफ को फिर फैक्ट्री में ले जाके किण्वन होता है, किण्वन करके तब फिर जो उससे जो है चाय बनाते हैं। तो उसके लिए स्किल्ड और चीप लेबर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है और वो भी स्किल्ड लेबर होने चाहिए, चीप एंड स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है इसके लिए। और इस तरह जो है 150 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल के साथ साथ जो ये होता है ढलानों पर बोया जाता है। इनकी जड़ों पे पानी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज जो है इन जड़ों को जो है वो सड़ा देंगे और ये इसका जो प्लांटेशन है वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए ढलानों पर बोया जाता है। और ये मुख्य रूप से असम में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है ये पूरे भारत का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन एरिया है, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग हिल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसके बागान कहीं कहीं लगाए गए हैं। इसके बाद देखें तो कॉफी सेकेंड मोस्ट सेकेंड बेवरेज क्रॉप है आफ्टर टी। तो ये देखें तो ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है और इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और इसके अलावा 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड का 4% कॉफी इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है, पूरे विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 4% केवल इंडिया में ही किया जाता है। और इंडिया में भी बेस्ट क्वालिटी का जो अरेबिका कॉफी है, बेस्ट क्वालिटी का जो अरेबिका कॉफी है वो प्रोडक्शन किया जाता है भारत में और इसका डिमांड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है अरेबिका कॉफी का, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है कॉफी होता है और इसका मांग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और जो कि इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और ये इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है बाबा बुदन हिल, नीलगिरी हिल्स का क्षेत्र है जो कर्नाटका में आता है और ये जो है बाबा बुदन हिल जो है नीलगिरी हिल्स का क्षेत्र है, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अरेबिका कॉफी का करता है। इसके अलावा जो है कर्नाटका का अदर क्षेत्र, केरला, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में जो है कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बेवरेज क्रॉप के बाद जो है फाइबर क्रॉप की बात करते हैं। तो फाइबर क्रॉप क्या है? एक तरीके से फाइबर क्रॉप में देखें तो ये कॉटन और जूट मेन आते हैं। तो कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन क्या है? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद भारत जो है कॉटन प्रोडक्शन का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तीसरा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है। और मैं आपको बताया था कि ब्लैक पिछले चैप्टर में कि साल को पढ़ाते समय कि ब्लैक कॉटन साल कहते हैं। तो ब्लैक कॉटन साल का मतलब कि कॉटन जो है ब्लैक साल में सबसे अच्छी तरीके से बोया जाता है। कॉटन के लिए ब्लैक साल बहुत बेस्ट क्वालिटी का साल होता है और उसमें फर्टिलिटी होती है, वेल ड्रेन्ड होता है, इसलिए जो है उसमें ये होता है। इसके अलावा कॉटन को प्रोडक्शन के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। जैसा मैंने आपको टी में बताया था उसी तरह इसमें भी फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, क्योंकि इसके जो एक तरीके से कहें कि जो कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन बॉल्स को जो है अच्छी तरीके का या अच्छे उसमें से फाइबर निकलने के लिए ये फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। क्योंकि अगर फ्रॉस्ट होगा, ओस पड़ेगा, ओस की बूंदें इनके कॉटन बाल्स पर पड़ेंगी तो कॉटन बाल्स पर पड़ने पर इनके कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, वो खराब हो सकते हैं। इसलिए जो है फ्रॉस्ट फ्री 210 फ्रॉस्ट फ्री जो है क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। और यह एक खरीफ क्रॉप है और 6 to 8 मंथ के लिए जो बोया जाता है, यह खरीफ क्रॉप है और 6 to 8 मंथ के लिए बोया जाता है। और इसके लिए भी चीप और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉटन
बांस को कलेक्ट करना, कॉटन बांस को कलेक्ट करके फिर उसमें से जो है फ्रेश फाइबर निकालना, फाइबर निकाल करके फिर जो है उसका लॉन्ग फाइबर्स कलेक्ट करके लॉन्ग फाइबर बनाना, ये सब चीज़ें जो है की जाती हैं जिसमें लेबर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसीलिए इसको चीप और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जो है कॉटन की खेती की जाती है। और सबसे ज़्यादा हम देखें तो जो वेस्टर्न स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। रीजन ये है कि उस क्षेत्र में काली मिट्टी का क्षेत्र है, ब्लैक सॉइल रीजन है, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसके बाद की बात करें तो सेकेंड जूट, कॉटन के बाद अगर देखें तो फाइबर क्राफ्ट में सेकेंड फाइबर क्राफ्ट जो है जूट है। और जूट क्या है कि वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसको, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये एक खरीफ क्रॉप है जिसे मेच्योर होने में 8 to 10 मंथ लगता है और इसमें पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जूट के लिए। जूट को बोते समय तो इतने ज़्यादा पानी की नहीं आवश्यकता होती है, लेकिन बुआई के बाद जैसे ही अंकुरण होता है, कुछ बड़ा हो जाता है प्लांट, उसको हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है उसमें से रेशे निकालने के लिए भी जो है थैचिंग का जो काम किया जाता है, उसमें से उसके रेशे निकालने के लिए भी जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हुगली रीजन में कहा जाता है, हुगली रीजन में ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका किया जाता है और इसे गोल्डन फाइबर के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है विच क्रॉप इज नोन एज विच क्रॉप और विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो हम कह सकते हैं जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं और ये फ्लड प्लेन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फ्लड प्लेन पर फर्टिलिटी मेंटेन होती रहे तो फ्लड प्लेन पर इसको उगाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो मैंने बताया ना आपको कि ये हुगली रीजन में इसको सबसे ज़्यादा उगाते हैं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और हुगली रीजन में मिल जाता है। और इसे वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय के राज्यों में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि क्वेश्चन पूछता है कि 1947 में पार्टीशन के बाद जो है जूट का जो मैक्सिमम पार्ट वो जो है वो पाकिस्तान में चला गया और ये जो है प्रभावित हो गया। तो ऐसा है क्योंकि जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तो आधा पार्ट जो है वो कह लें कि वो चला गया बांग्लादेश में। उस समय बांग्लादेश क्या था, एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया तो वो जो है बांग्लादेश के क्षेत्र में चला गया। तो बांग्लादेश में का जो पार्ट है वो भी जो है कह लो कि गंगा नदी का या जो डेल्टाइक रीजन है उस क्षेत्र में चला गया। तो ये जो है भारत का वो किसी न किसी तरीके से ये प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। इसके अलावा देखें तो इससे जो है क्या है, जूट से देखें तो गनी बैग्स बनाए जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसको जो है सील करने के लिए या पैकिंग करने के लिए, पैकिंग का जो है जो बैग होता है उसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इसका रोप बनाते हैं, रोप के लिए करते हैं। तो इसका इस तरह, लेकिन अब धीरे धीरे जो सिल्क आ गए हैं या जो कह लें कि एक तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए हैं, वो कहीं न कहीं इसका स्थान लेते चले जा रहे हैं और इसका डिमांड मार्केट से कम होता चला जा रहा है। और इस तरह हम देखें तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आपको मैं शुगर कैन के बारे में एक रह गया और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मिंग के बारे में मैं आप लोगों को इसमें डिटेल बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।